The first theory which is given for bonding in coordinate compounds, which we are going to study in this chapter, that is your valence bond theory. Valence bond theory. ठीक है? Valence bond theory का मतलब क्या हुआ? We have already studied in class 11 कि जो आपके valence electrons होते हैं, the electrons which are present in the outermost shell, only they participate in bonding. ठीक है? जो अंदर वाले होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. So that is how we are getting the term valence bond theory, where the valence electrons, the electrons which are present in the outermost shell, they are going to participate in bonding. ठीक है? So valence bond theory में हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज प्योरली कोवलेंट. That is purely covalent. ठीक है? Now, depending upon this, there were certain postulates for this theory which was given. The first we have already studied. The coordinate compounds में there has to be a central metal atom, and that central metal atom वो क्या करता है? वो NP-d orbitals provide करता है. It provides NP-d orbitals, और जितने ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होंगे एम्प्टी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को डिपिक्ट करते हैं. ठीक है? अगर हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स 4 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 और dsp2, और अगर हमारे पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ऑक्टाइड. ठीक है? सो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उसके बेसिस पे हमारी जो ज्योमेट्री है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं. सेकेंड, एवरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैज अ लिगेंड. ठीक है? और इस लिगेंड का फंक्शन क्या है? दिस लिगेंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड electrons to the empty orbital. They are going to provide electrons to the empty orbitals. Based upon these two assumptions, हम लोग अपनी valence bond theory को explain करते हैं. ठीक है? So we are not going to go into too much of detail. Directly हम लोग classify करेंगे कि valence bond theory के basis पे हमारे पास जो coordinate compounds होते हैं वो दो तरह के होते हैं. One which is known as your inner D complex. Inner D complex आपका कौन सा हुआ? In which n-1 D that is going to participate in bonding. ठीक है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी जब आती है तो हम क्या करते हैं? 4s 3d ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम पहले 4s भरेंगे, फिर उसके बाद हम 3d भरेंगे. 3d के बाद हम क्या करते हैं? 3d के बाद क्या भरेंगे? 4p. ठीक है? 4p, और 4p के बाद हम क्या भरेंगे? 5s. ठीक है? और 5s के बाद हम क्या भरते हैं? 4d. सो आपका इनर d कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? जिसमें 3d को हम लोग फिल करेंगे. हम लोग 4s भर रहे हैं और 3d भर रहे हैं. ठीक है? उसी तरह से जब हम लोग आउटर d कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो आउटर d कॉम्प्लेक्स में हम कौन सा भरेंगे? दैट इज नोन एज योर nd. सो वी आर गोइंग टू फिल 4d ओवर हियर. nd. सो वी वांट टू फिल 4d ओवर हियर. ठीक है? We are going to take examples of both cases. पहले हम लोग inner D complex करेंगे. An example which we are going to take over here is CrNH3 3 positive. Okay. Now what is the oxidation state of chromium over here? +3. ठीक है? So chromium की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में हमारी कितनी होती है? 4s1
3d5, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे प्रेजेंट है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S is going to be eliminated, ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ गई 4s0 3d3, यही आएगी। ओके, सो जब हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर, ये आ गया आपका 4s। हम लोग सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स को कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज योर 3d। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दिस इज योर 4s 3d, और 3d के बाद आपका क्या भरा है हमने? 4p, ठीक है। नाउ क्रोमियम की जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 4s में हमारे पास कितना है? 0, और d में हमारे पास कितने? 3। सो वी हैव 1 2 3, ठीक है। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ रहा है? 6। Therefore, this compound that is going to be octahedral, ठीक है। और कितने लिगेंड्स हैं? 6, राइट। सो हमको 6 लिगेंड्स, ईच नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस 6 लिगेंड्स, that means 6 d orbitals या 6 orbitals have to be vacant for participation of bonding over here, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, d में तो 3 ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आपके पास कितने आए? 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 empty orbitals, ठीक है। और 4s तो आपका इसमें हम लेंगे। तो 4s में से हमारा ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसको हम लोग ड्रॉ किस तरह से कर लेते हैं? रादर देन शोइंग 4s पहले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज हम लोग 4s को बाद में शो करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3d, ये आ गया 4s, और ये आ गया 4p। 3d has how many electrons? 3 electrons. So 6 orbitals which are going to participate in bonding is 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो अमोनिया ने, एक अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है अमोनिया इसके साथ बाय डोनेटिंग बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। So these are your 6 ammonia, and we can show the bond by overlapping of these orbitals, ठीक है। Now when we are looking at the compound, you can see that your inner orbital that is participating, so इसको हम लोग compound को क्या characteristics देंगे? It is an inner orbital complex, ठीक है, because your inner orbital is participating. Second, you can see that there are 3 unpaired electrons. Therefore, ये आपका क्या आ जाएगा? Paramagnetic in nature. Paramagnetic. Why paramagnetic? Because there are 3 unpaired electrons. ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कोबाल्ट, we are going to consider cobalt NH3 and the charge on this, that is again 3 positive, right? So oxidation इसका क्या हो गया? Oxidation number is +3. What is the electronic configuration of cobalt? 4s2 3d. 4s2 3d कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का? What is the electronic configuration of cobalt? 27s का atomic number. 3d.
7, 3d7। ठीक है, अब अगर हम लोग CO3 पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और एक यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसकी क्या आ गई, 3d6। 2 4 से पहले H से निकलते हैं और फिर D से निकलते हैं, तो 2 आपके यहाँ से निकल गए हैं और एक आपका यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब पिक्चर अगर हम इसकी ड्रॉ करें 3D की, तो हमारे पास 1 2 ये आ गए 5। ठीक है, Pauli's exclusion principle या Hund's rule of maximum multiplicity, pairing will not take place till all are singly filled। ठीक है, ये 6 हमने शो कर दिए। उसके बाद हमारे पास 4s एम्प्टी है, 4p भी हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, नाउ बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज इट इज सीन दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो होगा क्या कि आपके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड बी पेयर्ड। ठीक, as a result of this forced pairing that is going to take place over here. So if this is your 3d, this is your 4s, this is your 4p, so reorientation of the spins of electrons will take place such that forced pairing of these electrons that is going to take place और 2 आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब फोर्स पेयरिंग हो गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज योर 3d। फोर्स पेयरिंग का मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में ऑलरेडी पेयर्ड है। अब यहाँ पे भी वी हैव फोर्स पेयरिंग, यहाँ पे भी फोर्स पेयरिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे आपके 4s और यहाँ पे आपका 4p। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अमोनिया को 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका अमोनिया आ गया which forms the coordinate bond। So what is this complex now, inner D or outer D? Inner D complex। ठीक है, अब you can see over here कि जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, डायमैग्नेटिक because all are paired, and number 2 what are we saying, that is this inner D complex। In both the cases the number of unpaired electrons are either very less or they are totally paired। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो बोथ दीज कॉम्प्लेक्सेस when we are talking about low spin complex, how the question that is going to come from this section is कि वो आपको बोल देंगे कि such and such compound is diamagnetic in nature, authorize or prove with the help of valence bond theory। ठीक है, तो आपको ये पूरा बनाना है और उसके बाद आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखना है कि as all are paired therefore the compound that is diamagnetic। ठीक है, यहाँ question can also be reframed कि a complex is given to you and they ask you कि just show whether it is diamagnetic or paramagnetic, inner orbital complex or outer orbital complex। Again you need to draw this entire orbital picture and then write down the characteristics। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं in which your outer D complex that is going to be formed। So an example which we are going to take over here is cobalt and fluorine, the coordinate compound। Cobalt and fluorine, so your complex is COH6 3 negative। ठीक है, again atomic number of cobalt 27, electronic configuration
4s2 3d7। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है यहाँ पे? +3 -6, उधर जाके +6 हो जाएगा, +6 - 3 that is going to be equal to 3। So electronic configuration of CO3 positive 4s0 3d6, ठीक है। So अब हम लोग अगेन पहले D ड्रॉ करेंगे। ये आ गया आपका 3d 4s 4p, ठीक है, 3d 4s 4p। Now in this case it is seen that the complex is paramagnetic in nature, ठीक है। तो जब हम इसकी पिक्चर बना रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पैरामैग्नेटिक अगर वो है तो force pairing is not going to take place, ठीक है। The studies already show that the compound that is paramagnetic in nature, okay, so it is not going to do any force pairing over here. So instead your outer 4d that is going to participate in bonding. Outer 4d is going to participate in bonding। तो ये आ गया आपका 4d। कितने ऑर्बिटल्स हमको चाहिए? 6। So first, second, third, fourth, fifth and sixth। So आपका एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देता है, यहाँ देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। This is your fluorine, fluorine, fluorine and fluorine, F negative, ठीक है। So characteristics जब हम इसके लिखेंगे, number 1, it is outer D complex, outer D complex, outer D complex means hybridization, in this case that is going to be sp3d2। you can see 1 of S, 1 2 3 of P and 2 of P, they are participating in hybridization। so hybridization आपकी क्या आ जाएगी? sp3d2, outer D complex। number 2, paramagnetic, क्योंकि यहाँ पे number of unpaired electrons they are 4, ठीक है। so it is paramagnetic। and number 3, you can see कि आपके number of unpaired electrons ज्यादा है, so it is high spin complex। so one thing which we understand from here is your inner D complexes they are low spin complexes and your outer D complexes they are going to be high spin complexes, ठीक है। अब ड्रॉबैक जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, 2 मेजर ड्रॉबैक थी। फर्स्ट ड्रॉबैक वाज कि इससे बहुत सारे assumptions किए गए थे कि जो लिगेंड आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसमें एक assumption ये हो गया। दूसरा assumption कि इनर डी पार्टिसिपेट कर रहा है कि आउटर डी पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा assumption ये हो गया, ठीक है। There were no experimental verification for these status, ठीक है। Second, it did not tell us about weak field ligands and strong field ligands, जिससे हमें एक्सपेरिमेंटली पहले देखना पड़ता है कि कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है या कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक है, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग उसकी ऑर्बिटल पिक्चर को क्या करते हैं? विजुलाइज करते हैं या हाइपोथेटिकली उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, सो ड्रॉबैक इसकी जो थी दैट लेड टू अनदर थ्योरी व्हिच वाज नोन एज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हिच एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशन ऑफ outer D and high spin and low spin more effectively, because उसने हमारे को किसके बारे में बताया? strong field ligand and weak field ligand, ठीक है। so let's do crystal field theory, ठीक है। अब जो crystal field theory है वो
बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेड है? दैट इज डिपेंडेड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? dxy, dxz, dyz, dx² - y² एंड dz²। ठीक है, और जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन क्लास 11। शेप्स भी हमने इसकी क्लास 11 में पढ़ी हुई है, राइट। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें हमने लिखा या हमने पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड्स के बीच में सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, कि जो मेटल्स हैं और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि अगर हमारे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन अलग है तो इसका मतलब जो लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं उसके और मेटल के बीच में कुछ आयनिक कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आपके लिगेंड्स जो है दे हैव ईदर, 2 तरह के लिगेंड्स हमने पढ़े ना, एक न्यूट्रल लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज है, और दूसरे आपके ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, सो हमारे पास 2 तरह के लिगेंड्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट which is neutral ligands which have a lone pair of electrons, and second which are negatively charged ligands. ठीक है, now both these ligands they behave as point charges according to your CFT. Point charges, ठीक है। so point charges अगर हम बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, सो पॉजिटिवली चार्ज के पास अगर न्यूट्रल लिगेंड्स आएंगे तो हमारा इंटरैक्शन क्या होना चाहिए? वी से दैट द इंटरैक्शन इन दिस केस दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। दिस ऑल्सो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, कीसम फोर्सेस पढ़े थे हमने, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन पढ़े थे, है ना, पढ़े थे, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस भी पढ़े थे। तो ये जो आपका है आयन डाइपोल इंटरैक्शन दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, क्योंकि जो आपके लिगेंड्स है वो न्यूट्रल है, सेंट्रल एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो लिगेंड्स के ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगा और डाइपोल बनाएगा, उसकी वजह से उनके बीच में इंटरैक्शन होगा। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, लिगेंड अप्रोचिंग इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया? द इंटरैक्शन दैट इज नोन एज आयन आयन इंटरैक्शन, आयन आयन इंटरैक्शन। ठीक है, अब जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल मेटल एटम के पास अप्रोच कर रहा है आपका लिगेंड, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्शन होगी। ठीक है, जब रिपल्शन होती है तो डी ऑर्बिटल्स, जिनको हम अदरवाइज अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बुलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, जब उनके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उनको अप्रोच कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं ड्यू टू रिपल्शन they go to a higher energy level. ठीक है, so they have gone to a higher energy level. अब d orbitals की अपनी ओरिएंटेशन है, लिगेंड्स की अपनी ओरिएंटेशन है। ठीक है, so लिगेंड्स अगर अप्रोच करते हैं in the similar manner जैसे कि या यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, तो उनकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अब ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे स्प्लिट हो रहे हैं इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इफ द लिगेंड्स दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम,
or towards the direction of the d orbitals. They are placed at a higher energy level. So दो हमारे orbitals जो है वो higher energy level पे place हो गए, and if they are facing away from the central metal atom, तो repulsion हमारी कम है, तो नॉर्मल एनर्जी से आपके जो तीन है वो लोअर एनर्जी पे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो आपके तीन नीचे हैं वे आर योर dxy, dyz एंड dxz, और जो हमारे ऊपर है they are dx square minus y square and dz square. The higher energy orbitals they are known as Eg, and the lower energy orbitals they are known as T2g orbitals. ठीक है, और ये जो आपकी स्प्लिटिंग होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ ऑब्वियसली अगर सपोज ये आपकी एवरेज एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, तो आप देख रहे हो कि कुछ जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे चले गए देन द एवरेज एनर्जी, और कुछ जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए देन द एवरेज एनर्जी। ठीक है, बट टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू अ रूल जिसको हम लोग बेरी सेंटर रूल बुलाते हैं, बेरी सेंटर रूल, तो टोटल एनर्जी शुड बी सेम। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारी हायर एनर्जी है, जो Eg आपकी एवरेज एनर्जी से ऊपर जा रहा है, दैट इज 3/5 डेल्टा नॉट, जहां पे डेल्टा इज द एनर्जी और जो O यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जो हमारे इससे एनर्जी नीचे की तरफ को जा रही है फॉर T2g, दैट इज 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, सो बेरी सेंटर रूल हमें क्या बोलता है कि आपकी टोटल एनर्जी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल एनर्जी शुड ऑलवेज रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू योर बेरी सेंटर रूल। जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का था, इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, strong field ligands and weak field ligands. Strong field ligands and weak field ligands. अब strong field ligands आपके क्या करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपको क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड को या स्प्लिटिंग को बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि द गैप बिटवीन योर Eg एंड T2g दैट इज गोइंग टू बी मोर। ओके, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इंक्रीज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग such that the gap between T2g and Eg in this case that is going to be more. जो आपके strong field ligands हैं वो कौन कौन से हैं? जो आपका सबसे ज्यादा strong field ligand है that is your CO, carbonyl. It has the highest tendency to increase the crystal field splitting. ठीक है, so CO जो आपका है carbonyl group, this is a strong field ligand. Similarly of cyano, cyano इससे कम strong field और अमोनिया इससे कम strong field। ठीक है, और ये जो सीरीज हमारी है जो हमारे को वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरफ को लेके जाती है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो अभी राइट नाउ फॉर रिवीजन हम पूरी सीरीज नहीं करेंगे, तो आपको जो कॉम्प्लेक्सेस आएंगे वो मेजरली इसके आएंगे व्हिच आर योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, और आपका आएगा एक NO2 भी है, NH3 से पहले आपका NO2 और फिर उसके बाद आपका NH3।
ठीक है। और जो वीक फील्ड लिगेंड है आपके, दैट इज आयोडीन सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बाद आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आपका थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो के बाद इज योर क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड हैं, ठीक है। और वाटर जो है दैट कम्स इन द सेंटर, इट इज मोस्टली टेकन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड। वाटर से नीचे वाले जितने भी आपके आएंगे दे ऑल आर, जैसे आपका आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, HCN नेगेटिव हो गया और फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे आपके वाटर से नीचे आते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सो दे ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड। और जितने भी ये आपके हैं, कार्बोनाइल हो गया, साइनो हो गया, नाइट्रो हो गया एंड योर अमीन हो गया, दे ऑल आर रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हम लोग सिर्फ अब किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमको H से कुछ लेना देना नहीं है, हमको P से कुछ लेना देना नहीं है। वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हियर इनटू DD ट्रांजिशन। सिर्फ D ऑर्बिटल पे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसी के बेसिस पे जो हम लोगों ने D कॉम्प्लेक्स, D कंपाउंड में हमने कलर जो एक्सप्लेन किया था, कलर किया था ना एक्सप्लेन, दैट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे आर कलर्ड, वो हम लोग DD ट्रांजिशन इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। किस तरह से यहाँ पे हम लोग हाई स्पिन एंड लो स्पिन को कैटेगराइज करेंगे या हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। सो टेकिंग into consideration the various kind of your ligand, how do we do the splitting of orbitals, ठीक है। For that we are going to take into consideration your D4 complex। D4 complex का मतलब क्या हुआ कि there are 4 electrons present in the D, ठीक है। अब हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई है, ओके। हमारे पास है 2 Eg, 3 T2G। This is how your energy is increasing. Your Eg that is at a higher energy level and T2G that is at a lower energy level, ठीक है। D4 कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ किसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन डी, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो व्हाट डिड वी स्टडी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में द स्प्लिटिंग दैट इज गोइंग टू बी मोर, ठीक है। उसी तरह से एक वीक फील्ड लिगेंड का भी बना देते हैं। वीक फील्ड लिगेंड जो है वो कम स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। सो यू कैन सी दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg and T2G in case of strong field ligands is more, whereas T2G और Eg के बीच में weak field ligands में the splitting that is going to be less। राइट। अब जब हम लोग इसको D4 कॉम्प्लेक्स को भरना शुरू करेंगे तो हमने 3 भर दिए इसमें, राइट। अब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4th इलेक्ट्रॉन को टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, राइट। सो इसलिए वो प्रेफर नहीं करता Eg में जाने के लिए, वो नीचे ही बैठ जाता है, ठीक है। कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ एनर्जी टू ट्रेवल इनटू Eg, so it is going to sit at a lower energy level only, okay। so अब यहाँ पे आप देख रहे हो, although your compound it is paramagnetic, the compound is paramagnetic due to 2 unpaired electrons, but it results in a low spin complex, it results in a low spin complex, ठीक है। अब अगर हम लोग वीक फील्ड लिगेंड कर रहे हैं, एनर्जी इज लेस, सो द 4th इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू अ हायर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे
कैरेक्टरिस्टिक जब हम डालते हैं तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज आती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, तो आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, देयरफॉर इन दिस केस पेयरिंग टेक्स प्लेस। Pairing is going to take place. ठीक है, on the other hand, when we are talking over here, so your crystal field splitting energy that is less than pairing energy. ठीक है, therefore in this case pairing will not take place. Pairing will not take place. Have you understood? ठीक है, so let's explain your crystal field theory by taking example. हम लोग ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं between COH6 3 negative, COH6 3 negative and your second compound which is given that is NH3O6 3 positive। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाले कॉम्प्लेक्स बनाने। फ्लोरीन हमारा क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है ना, और अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। In both the cases, your central metal atom is cobalt. So let's see what is the electronic configuration of cobalt 4s2 3d7 और CO3 पॉजिटिव है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? 3d6 कॉम्प्लेक्स। अब वीक फील्ड लिगेंड अगर आप बना रहे हो तो वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास हम क्या बोल रहे हैं? द स्प्लिटिंग दैट इज गोइंग टू बी लेस। ये आ गया आपका T2G, ये आ गया EG, दिस इज योर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 6 धरने हैं, तो क्या करोगे? पहले सारे में अनपेड, 5 अनपेड और 1 पेड, 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से जब आप NH3 में जाते हो तो NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ? द स्प्लिटिंग इन दिस केस दैट इज गोइंग टू बी मोर। ये आ गया आपका T2G एंड दिस इज EG। द स्प्लिटिंग इज गोइंग टू बी मोर, देयरफॉर पहले हम नीचे वाले भरेंगे 3, 4, 5 और 6। So we don't have anything left for the EG orbitals. Depending upon both of these, let's write down the characteristics. First characteristic of this is what? It is paramagnetic. Whereas ये वाला आपका क्या है? Diamagnetic. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपने इसका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना। ठीक है, इज इट क्लियर?